देखो अगला टॉपिक है, बातें ना करो बेटा, लिखिएगा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हाँ भी देखिए, वेपर डेंसिटी क्या है, किसी गैस की वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे। देखो सीधा सा फॉर्मूला है, उसको दिमाग में रखना है। वेपर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। किसी गैस के मास की बात हो रही है, कोई भी गैस ले लीजिए अदर देन हाइड्रोजन, तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस को मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी से डिवाइड करा दो। ठीक है, किसी भी गैस के वॉल्यूम को हाइड्रोजन के उतने ही, किसी गैस के मास को, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करना है। लेकिन दोनों गैस का और हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सेम। और हाइड्रोजन का वॉल्यूम किस पे होना चाहिए, एसटीपी पे होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सिंपल सा फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी का, क्योंकि वेपर डेंसिटी मासेस का रेशियो है। देखो इसका मास और इसका मास का रेशियो है, इसलिए वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है सबको? लिख लो इट, वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ आओ शाश्वत तुम आ गया जो, दीपक बैठा लो। चलिए इधर देखिएगा क्या बोला, वेपर डेंसिटी का मतलब लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस is the ratio of mass of certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen, to the mass of same volume of hydrogen, to the mass of same volume of hydrogen at STP। ठीक है, mass of certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen at STP। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कैसे समझेंगे। ये रेशियो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, आइए समझिए। अच्छा एक फॉर्मूला और बता देते हैं, एक मिनट बेटा बोर्ड पे देखो सब लोग। मान लीजिए आप लोगों ने वेपर डेंसिटी किसी गैस की निकाल ली, ठीक है, तो वेपर डेंसिटी को ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कोई गैस हाइड्रोजन के मुकाबले कितनी भारी है। अमन क्या बोला हमने? अमन कोई गैस हाइड्रोजन के मुकाबले कितनी भारी है? हाँ, अगर हाइड्रोजन को हम यूनिटी मान लें, मतलब हाइड्रोजन को मान लें कि इसी के कंपैरिजन में सब कुछ समझना है, तो हाइड्रोजन के मुकाबले कोई गैस जितनी भी भारी होगी वो उस गैस की वेपर डेंसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब किसी गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आरएमएम 9th में था ना, यही तो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कोई गैस हाइड्रोजन से कितनी भारी है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इधर देखिएगा बेटा, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, गैस का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नहीं समझ पाए? वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
पवन सर की तबीयत ठीक है? आ गए रैपिडली आ गए? 2 महीने बाद आएंगे? देख लिया सबने? हटा दो, फॉर्मूला लिख लिया? चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला देखिएगा, पढ़े? अ गैस सिलेंडर, बेटा समझिएगा, अ गैस, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 आपकी किताबों में पेज 83 में दी हुई है। पेज नंबर 83 में पहला क्वेश्चन है, PP 5 का पहला सवाल। पढ़िए, मिल गया सबको? मिल गया? देखो, अ गैस सिलेंडर कैन होल्ड 1.12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सब लोग देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन इन गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन कितनी आ सकती है? 1.12 ग्राम। और द सेम गैस सिलेंडर कैन होल्ड 24.64 ग्राम ऑफ गैस G। मास ऑफ गैस G इन सेम सिलेंडर इक्वल टू 24.64 ग्राम। सब लोग समझिएगा, अगर ये कमरा एक गैस सिलेंडर है तो कमरा पहले हाइड्रोजन गैस से भरा गया। ऋषि सुनिए बेटा, पहले कमरा किससे भरा गया? तो हाइड्रोजन गैस, इतना वजन था इस कमरे के अंदर, पूरी तरीके से गैस फैल गई कमरे में। बात समझ में आ रही है? फिर हाइड्रोजन हटा के इसी कमरे में एक अलग गैस भरी गई, गैस G, और इस गैस का वजन कितना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये वाली गैस G भारी गैस है, उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा वेट है इसका, भारी गैस है। तो हमें बताना है इस गैस G का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ G निकालने के लिए वेपर डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो पहले हमें गैस G की वेपर डेंसिटी निकालनी है, और वेपर डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस G टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ एट SG। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और देखो बेटा, तो मास ऑफ गैस 24.64 डिवाइडेड बाय 1.12, ये सॉल्व करने पे आएगा 22। वेपर डेंसिटी आ गई 22। सही है? तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 44। सुन रहे बेटा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ गया 44 और यूनिट क्या होगी? AMU। समझ आया? अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलता तो बस AMU की जगह हम ग्राम लिख देते, बस AMU की जगह क्या हो जाता? करना है, इजी है, समझ में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे अगर पिछले इतने टॉपिक कटे थे तो ये टॉपिक भी देने कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए। एक बार कंफर्म कर लेना कि वो मोल्स कटा है क्या, सही में कटा है क्या? नहीं पढ़ाया गया। आप लोग क्या चैप्टर शुरू है सेंपीटर में? हाँ, ऐसे चल रहा है। बताइए भैया, मिठाई खिलाओगे? हाँ कि क्यों, हाँ ही तो खिलाओगे अभी, हैं? पार्टी ले लेना भैया। चलो, समझ गए निश्चय? सबके पास बुक है? नहीं, बुक नहीं है तो सुनो फिर।
अगला क्वेश्चन जिसके पास बुक है वो किताब में देखे, लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, बस देखो किताब में। देखो, अंडर वाइज आया, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी की बात कर रहा है, एक गैस सिलेंडर 10 ग्राम हाइड्रोजन भर सकता है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, या फिर 80 ग्राम गैस पी भर सकता है। तो ऊपर लिखोगे 80, नीचे क्या लिखोगे 80/10, वेपर डेंसिटी 8 और मॉलिक्यूलर मास 16। हो गया क्वेश्चन। देखो इस बार ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो यूनिट में क्या लिखोगे 16 ग्राम। छोटी छोटी चीजें हैं, गलती मत करना, बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये टॉपिक भी हो गया, क्वेश्चन ही नहीं है। और वो जो अगले क्वेश्चन है वो वेपर डेंसिटी से मोल कंसेप्ट पे रिलेटेड है, ठीक है। आगे समझ में। अगला टॉपिक डालिए, बाकी सब मोल कंसेप्ट पे बेस्ड टॉपिक है, अगर वो होगा सिलेबस में करा दें। अगला टॉपिक डालो बेटा, लिखो स्टोइकियोमेट्री। चैप्टर खत्म हो जाएगा आज हाँ प्रयास आज खत्म, कल सब टेस्ट। देखो स्टोइकियोमेट्री, बातें नहीं करिए, शांतिपूर्वक चैप्टर निपटाते हैं। स्टोइकियोमेट्री पढ़े। स्टोइकियोमेट्री के अंदर पहला टॉपिक डालो परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन सबसे आसान टॉपिक इस चैप्टर का, पूरी किताब का है ना। परसेंटेज कंपोजिशन इजी। आइए, माही दिख रहा है, गर्मी लग रही है बेटा, लाइट चली गई, एसी लगवा ही नहीं। क्या फायदा, लाइट तो आती नहीं। आइए सभी लोग, परसेंटेज कंपोजिशन एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम एक सवाल करके दिखाते हैं, आप समझ जाओगे। देखना बेटा, लेड सल्फेट, पहले तो जिससे पूछेंगे सिर्फ वही बोलेगा, आशीष, है ना। जबकि हम जो है एकदम गुस्सा निकलेगा अंदर से बहुत तेज। मदद मत करो अपने दोस्त की, वो 14-12 नंबर पा रहे हैं इसी मदद के चक्कर में 50 में, नुकसान तो उन्हीं का है ना। मयंक, लेड सल्फेट का फॉर्मूला, हाँ क्यों, PbSO4 क्यों, SO4 की वैलेंसी -2 होती है और Pb की +2 होती है, तो PbSO4 फॉर्मूला बन गया। अभी कहो ये कुछ और होता ना, अगर वैलेंसी चेंज, तो तुम भी वही बोल देते, सोडियम सल्फेट NaSO4, Na2SO4, गुड। तो लेड सल्फेट ये हो गया। अब इसमें हम लोगों को ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेड सल्फेट। पहले पूरे लेड सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और इसके लिए आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी ये चीजें। लेड का मॉलिक्यूलर मास दिया, एटॉमिक मास दिया होगा 207, सल्फर का एटॉमिक मास दिया होगा 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस दिए होंगे। ग्राम एटॉमिक मास होगा तो यहाँ ग्राम लिख देगा, ठीक है। सुन रहे हो बेटा। तो बताइए लेड सल्फेट का निकालना है, तो Pb कितना है, 1, Pb कितना है, 1 इंटू 207 प्लस सल्फर कितना है, कितना है 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू 16, तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 331 ग्राम। अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले, बात समझ आ रही है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेड सल्फेट आ गया। अब जिसका परसेंटेज निकालना है, यशिका, ऑक्सीजन का निकालना है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन
इन PbSO4। तो भैया ऑक्सीजन कितने हैं? हर ऑक्सीजन कितना होता है? ये कितना आ गया? 64 ग्राम। 303 आ रहा है। 16 चौको 64, 64 32 और 207 331। सही तो है। अंगद कर दी क्या? एक बार कर लो यार। 303 आ रहा है। हो सकता है यार 303। 303 कर लो भाई इसको। ठीक है, तो परसेंटेज सुनिएगा, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के लिए दिख रहा है, ऑक्सीजन के वेट को ऊपर लिखो, टोटल वेट को क्या लिखो? इनटू क्या कर दो? इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सिंपल है क्वेश्चन। ये लिखोगे कि अगला क्वेश्चन दें? अगला देते हैं, वही करो। इसमें क्या ही लिखोगे? चलो सभी लोग देखिएगा। हाँ, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम फॉस्फेट। परसेंटेज कैल्शियम इन कैल्शियम फॉस्फेट। तो भैया सबसे पहले तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए हम लोग को। कौन बताएगा? हाँ अंशुमन। Ca3PO4 का होल ट्वाइस। किताब में लिखा था क्या? हाँ। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? +2। फॉस्फेट की वैलेंसी 3 इधर आया, 2 इधर गया। फॉर्मूला क्या बन गया? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? कैल्शियम का मास 40, फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का कितना होता है? करो। आओ देखो, तो पहले तो आप लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कितने हैं? 3 × 40, फॉस्फोरस कितने हैं? 2 × 31, ऑक्सीजन कितने हैं? 8, 4 दूनी 8 × 16, ये कितना आ रहा है? 310। ठीक है, अब इसमें ग्राम मास ऑफ कैल्शियम, कितने कैल्शियम है? × 40 कितना आ गया? 120। सही है। तो परसेंटेज कैल्शियम निकालने के लिए कैल्शियम डिवाइडेड बाय 310 इंटू क्या कर दोगे? सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, 1200 डिवाइडेड बाय 31%, बस डिवाइड करना है आपको। दीपक आ रहा है समझ में? ये सब तो आसान। चलिए, दीप्ति नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। एक और करते हैं इस तरीके का, उसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में पानी का परसेंटेज बताना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। Fe का दिया होगा 56, कितना दिया है? 56 दिया है, और सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो भैया
ये सब मॉलिक्यूलर मासेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो पूरे का निकालोगे, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज इक्वल टू, सही है, आयरन कितने हैं हार्दिक? अरे रुमाल हटाओ। हाँ, अरे कितने आयरन है यहाँ? 4 आयरन है। अबे एक तो है आयरन Fe, इंटू Fe का कितना होता है 56। सल्फर कितने हैं हार्दिक? अबे एक तो है सल्फर। तुम SO4 को एक साथ समझ रहे हो क्या? S1 है इंटू 32। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 यहाँ है और 7 और हैं। नहीं समझ में आया? 4 ये हैं और 7 और हैं। टोटल कितने हैं? 11 इंटू 16। समझ आया? हाइड्रोजन कितने हैं हार्दिक? 7 दूनी 14। अरे हार्दिक बेटा नहीं समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ठीक, अभी इसको ऐड करके बताओ। 56, 32, 176 प्लस 14 कितना होता है? 190, 222, 228, 288, 278, 278 ग्राम आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब जिसका परसेंटेज निकालना है, किसका? ऑफ कितने पानी है? 7 पानी है ना। तो 7 पानी में अंशुमन हाइड्रोजन कितने हैं? 14 इंटू 1। ऑक्सीजन एक ही है, तो कितना आएगा? 30। आया समझ में? अब परसेंटेज निकाल लो पानी का। पानी अपॉन टोटल इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। सबको समझ तो आ ही गया होगा। कोई ऐसा लगा बग्गा बैठा है जिसको कुछ नहीं पल्ले पड़ा? हाँ, ऑप्शन 7 एकम 7, हाइड्रोजन 7 दूनी 14। कहाँ? ऑक्सीजन 7 हो गए। हाँ यार 7 था यहाँ ना। तो 14 और 16 सतह कितना होता है? 112। 112 और ये कितना हो गया? 126। हाँ ठीक, सही कर, यही कह रहे थे क्या? सबको आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो परसेंटेज कंपोजिशन का ये एक टाइप हो गया, ये तो आसान क्वेश्चन थे। अब परसेंटेज कंपोजिशन के दूसरे टाइप पढ़िए भैया, सब हटा दें। एक सवाल लिखो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। ये सवाल टिक कर लो, डबल टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और घर जाके 2-4 बार लगा भी लेना, ठीक है? देखो लिखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन 50 ग्राम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट of 60% purity, KClO3 potassium chlorate of 60% purity। K का मास दिया है 39, Cl का 35.5 एवरेज आता है, ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का होता है 16। क्लोरीन का 35.5 पता है ना कैसे आता है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, आइसोटोपिक फॉर्म में होते हैं ना क्लोरीन, 2 आइसोटोप फॉर्म होते हैं इसके। 9th में था। अच्छा फिलहाल कैलकुलेट द, तिवारी जी देखेगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन 50 ग्राम KClO3 ऑफ 60% प्योरिटी।
जो KClO3 है, सॉरी समझना, वो KClO3 50 ग्राम दिया है, समझ लो समझ। वेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, अच्छा एक चीज का ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला ना दे तो नाम से बता देना, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोराइड KClO, क्लोराइट क्लोरेट, तो कंफ्यूज मत होना पेपर में। जैसे का समझ रही बेटा? हाँ इधर ध्यान दीजिएगा। तो वेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दिया हुआ है 50 ग्राम, दिया है ना, और इस 50 ग्राम का कितना हिस्सा प्योर है? 60% हिस्सा सिर्फ क्या है? प्योर है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं वेट ऑफ प्योर KClO3, वेट ऑफ प्योर KClO3 विच इज 60% ऑफ 50 ग्राम। तो 60 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 30 ग्राम। 50 ग्राम KClO3 में से कितना ग्राम प्योर है? 30। अब सवाल क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ प्योर ऑक्सीजन, इसी में ऑक्सीजन भी तो है, इसी में क्या है? ऑक्सीजन। तो अगर प्योर KClO3 30 ग्राम है तो इसमें ऑक्सीजन कितना प्योर है, पहले उसका वजन निकालना पड़ेगा। कितना प्योर ऑक्सीजन है पहले क्या निकालना पड़ेगा? और सब लोग देखना अब ये स्टेप। नाउ KClO3 में कितने ऑक्सीजन हैं? 3 ऑक्सीजन है, 30 नहीं है, 3 ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। हाँ, अब KClO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पोटेशियम कितना? 39 प्लस क्लोरीन कितना? ऑक्सीजन 16 3 जा 48। इसको ऐड करके बताओ कितना होता है? 122.5 आएगा, 122.5 ग्राम, ठीक है। तो KClO3 का मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 122.5, और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3 इंटू 16 दैट इज कितना आ गया? 48 ग्राम। अब यहां से हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, यही स्टेप थोड़ा नीचे लिखेंगे। 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 contains 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 122.5 ग्राम KClO3 में कितना ऑक्सीजन है? 48 ग्राम। तो KClO3 कितना ग्राम है? 30। तो 30 ग्राम ऑफ प्योर KClO3 contains X ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 122 ग्राम 0.5 में 48 ग्राम, 30 ग्राम प्योर KClO3 में X ग्राम क्या होगा? प्योर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 122 उधर लिख दें क्या? 122.5 में 48, तो 30 ग्राम में कितना? क्रॉस करो, 48 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 122.5, ये सॉल्व करके आएगा 11.75 ग्राम। समझ आया? कितना आया? 11.75 ग्राम प्योर ऑक्सीजन है 30 ग्राम के KClO3 में, प्योर KClO3 में। अब हमको निकालना क्या था? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन 50 ग्राम। निकालना 50 ग्राम में है, तो परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के लिए शाश्वत भैया ऑक्सीजन के वजन को 50 से डिवाइड करके 100 से क्या कर दो? तो ये आ जाएगा 23.5% प्योर। नहीं समझ में आया? कर लो। देखिए इसी का सेकंड पार्ट होगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। करोगे कि हम बताएं? करो। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योर एल्यूमिनियम इन 10 kg ऑफ इट्स ओर, 10 kg ऑफ इट्स ओर।
और मतलब यहाँ Al2O3 है, देखो आगे दिया हुआ है, और which contains 90% pure aluminium oxide of 90% purity। एल्यूमिनियम के ओर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, उसकी प्योरिटी कितनी है? एल्यूमिनियम का वजन 27, ऑक्सीजन का 16। चलो करो, हम नहीं बता रहे। नहीं ग्राम बता रहा हूँ वो, लेकिन तुम करो ऐसे ही, ग्राम केजी ग्राम केजी। आइए, सबसे पहले तो वेट ऑफ Al2O3 दिया हुआ है, वेट ऑफ Al2O3 दिया है 10 किलो, ठीक है। इसका कितना परसेंटेज प्योर है? 90। तो वेट ऑफ प्योर Al2O3 हो गया 9 किलो, 90% ऑफ 10 दैट इज 9 kg। ये तो आ ही गया होगा समझ में। अब इसमें कितना प्योर एल्यूमिनियम है ये पता करना है, कितना प्योर एल्यूमिनियम है। तो देखो भैया, Al2O3 में कितने Al हैं? 2 Al हैं। अब दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 × 27, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 × 16, 54 + 48 102 ग्राम हो गया Al2O3, और इधर 2 × 27 दैट इज 54 ग्राम हो गया Al। अब वही स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है? 102 ग्राम ऑफ Al2O3 फॉर्म्स 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। सही है। तो अपना 9 kg ऑफ Al2O3 फॉर्म्स x kg ऑफ Al। आया समझ में? अब इसका यूनिटरी मेथड से काम कर लो। 102 ग्राम में 54 ग्राम, तो 9 kg में x kg। अब आपके मन में आएगा कि ये kg, ये ग्राम, ग्राम, आप ये ग्राम, ये ग्राम, ये kg, तो ये kg में ही आएगा। क्रॉस करो, 9 × 54 डिवाइडेड बाई 102, कितना आएगा ये सॉल्व करके? 4.764 kg। तो 4.76 kg ले लिया। अब क्या निकालना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज प्योर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वजन ऊपर, टोटल 10 × 100 47.6%। क्या सबको आ गया समझ में? कर लो। ये हमने ग्राम में तो क्या वो पढ़ाई करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? आइए सभी लोग इधर देखिए, हो गया? समझ में आ गया? गर्मी में झुलसोगे तभी तो वो बनोगे, क्या कहते हैं, हीरा। कोयले की गर्मी से झुलस के हजारों लाखों साल बाद हीरा निकलता है। तुम लोग के पास केवल एक ही साल है, समझे? नहीं होता है। हाँ वही तो। इधर देखो बेटा मेरे हीरो, इधर देखो। अच्छा, जैसे इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे एक तरफ है यूरिया और एक तरफ है अमोनियम सल्फेट। बातें मत करो। एक तरफ है यूरिया, एक तरफ क्या है? अमोनियम सल्फेट। इन दोनों में से दीपक बाबू बेहतर फर्टिलाइजर कौन है? अरे वो तो आपको पता है, लेकिन असलियत तो समझनी है ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
NH2CO NH2 इज यूरिया, और अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। सही है। अब दोनों में से बेहतर फर्टिलाइजर कौन है जिसमें परसेंटेज नाइट्रोजन ज्यादा हो? जिसमें भी नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है वही बेहतर क्या होगा? अब नाइट्रोजन परसेंटेज तो आप निकाल ही लोगे। हाँ हाँ फॉर्मूला देंगे। अब देखो इसका नाइट्रोजन परसेंटेज निकाल लोगे, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे पूरे का, फिर नाइट्रोजन का निकालोगे, फिर दोनों को क्या करोगे? डिवाइड करके 100 से, इसी तरीके से इसमें कर लोगे। जिसका नाइट्रोजन परसेंटेज ज्यादा आएगा वो फर्टिलाइजर ज्यादा बेहतर होगा। किसको नहीं समझ में आया? दीपक समझे? नहीं समझे ना? सही सही बताओ क्या बोला मैंने। देखो दीपक इधर, सबसे पहले यूरिया के लिए काम करना दीपक। पहले निकालना मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कैसे? नाइट्रोजन कितने हैं? 1 और 2, हर नाइट्रोजन का मास 14 दिया होगा। ऑक्सीजन कितना है? 1, हर ऑक्सीजन का। और कार्बन कितने हैं? 1, हर कार्बन का। हाइड्रोजन कितने हैं? हर हाइड्रोजन का ये आएगा 60 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमने यूरिया निकाल लिया। अब इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन कितने हैं? 2 इंटू 14 दैट इज कितना आ गया? अब दीपक हम ये कह रहे थे कि परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए नाइट्रोजन को टोटल से डिवाइड करके 100 से क्या कर देना। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो बेहतर फर्टिलाइजर होगा। आ गया सबको समझ में? तो एक चीज नोट करके लिखो, बेटर फर्टिलाइजर इज वन विच कंटेन्स one which contains more percentage nitrogen in it. अब थोड़ी इंग्लिश सुधार लेना इसमें। अरे वो हमको ठीक लग रही, तुमको ठीक लग रही, लेकिन जो जानता है अंग्रेजी उसके लिए गड़बड़ होगी है। चलो, तो ये पहला टॉपिक स्टोइकियोमेट्री का सबको समझ में आ गया। दूसरा लिखो, लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, कितना बच गया? समय है ना अपने पास? आओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला सब लोग बोर्ड पे देखो भैया। सब लोग घर पे रिवीजन कर रहे हो? रिवीजन आपके लिए ज्यादा जरूरी है, सिलेबस तो आगे चलता ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? दिन में 2 से, अब तो स्कूल खुल गया है, 2 से 3 घंटे का रिवीजन, 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम कोचिंग्स, है ना। अगर आप इतना 6 घंटे की पढ़ाई सेल्फ स्टडी कर रहे हो, 5 भी कर रहे हो और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली कर रहे हो, तो आप लोगों को 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इवन कोई एवरेज बच्चा भी होगा, वो भी अच्छे से मेहनत करेगा, अभी से लेके भी, जो पीछे किया सो किया, उसके भी 90 एंड अबव आ सकते हैं। इसलिए जिसको 90 एंड अबव चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है आजकल लाना। 2010, 2011, सन 2000 में लाना मुश्किल होता था। अब आप लोग के लिए 90 एंड अबव लाना एकदम हलवा है ना। पढ़ोगे तो, मतलब ऐसे दीवारों पे ऐसे ड्राइंग बनाओगे तो नहीं, है ना। निश्चल बाबू आओ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के सिंपलेस्ट फॉर्मूला वर्जन को एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अंशुमन देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के
सिंपलेस्ट फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? आसान भाषा में हम आपसे बताएं तो मान लो लिखा है, एक तरफ लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है। इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला द सिंपलेस्ट, इसको 6-12-6-1-2-1 नहीं समझ में आया? 1:2:1 मतलब 6 हटा दिया उससे, तो ये जो फॉर्मूला बना ये क्या बन गया? CH2O। तो CH2O इंपेरिकल फॉर्मूला है, बात समझ आ रही है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पेपर में नंबर आएंगे और क्या पता नहीं जरूरी है, इसकी भी जरूरत है। क्लास 11 तुमको इसका ही पता चला। अभी तो हम लोग केवल बेसिक चीजें पढ़नी है, क्लास 11 में जाकर तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी हमको मोल नहीं पता है ना, और मोल नहीं पता है तो हम बेसिक चीज बता ही नहीं सकते। आओ अक्षर देखिए बेटा जरा, तो अगर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, गुप्ता जी बताएंगे C12H22O11। गुप्ता जी, अगर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 है तो गुप्ता जी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएंगे। हर्ष बताओ, मयंक तुम बताओ। यही होगा, क्योंकि अब ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, यही होगा। इन तीनों में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। अच्छा, इसका एम्पिरिकल जैसे लिखा है C6H6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। अब तो आ गया ना समझ में बेटा? माही, अगर माही C3H6 लिखा है माही, तो इसका बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? माही माही बेटा आवाज नहीं आ रही है। CH2 C1H2 आ गया सबको समझ? पक्का आ गया समझ में? अब आप ऐसा समझो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ऐसे, मतलब मान लीजिए कि आपको ये बनाना है और ये दे दिया जाए, तो ये बनाने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ऐसे कितने एम्पेरिकल्स बनेंगे कि एक मॉलिक्यूलर बन जाए। हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? नजरे बोर्ड पे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगा, इसको 1 से कर देंगे ये बन जाएगा, इसको 6 से कर देंगे तो ये बन जाएगा। दिया रहेगा। अब ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। हमारा काम इस साल केवल 2 चीजें पता करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जान लेते हैं कैसे निकलता है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीख लेते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला की। इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which shows the simplest whole number ratio, which shows the simplest whole number ratio. It is the formula of a compound which shows the simplest whole number ratio between the atoms of various elements in the compound. Between the atoms of various elements in the compound. आगे लाइट between the atoms of various elements in the compound. बहुत बढ़िया। सबको क्या सबको समझ में आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला? ये लिखना तो नहीं है? नहीं, ये तो इजी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको समय बता दो बस कितना हो रहा है। 4 साल। हाँ, तो सीख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, हम लोग सीख ही लेते हैं, लगेगा।
एक एग्जांपल देते हैं, कल कंप्लीट करा देंगे। आओ सभी लोग देखो बेटा, एग्जांपल क्वेश्चन में आपको दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, सुन रहे, लेड ऑक्साइड का एक कंपाउंड है, लेड ऑक्साइड है एक कंपाउंड है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है। अगर लेड का परसेंटेज 90.66, ऑक्सीजन का परसेंटेज 9.34 दिया है क्वेश्चन में, तो इनसे बनने वाले कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला पता करने के लिए इधर देखिएगा बेटा, एक बार समझाएंगे समझ आ जाएगा। पहले परसेंटेज दिया होगा वो लिख देना, परसेंटेज के बाद इनके एटॉमिक मास दिए होंगे वो लिख देना। लेड का एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया है 207, ऑक्सीजन का कितना दिया है 16, ये दोनों चीजें दी होंगी। इसके बाद आप लोग मोल्स निकालना। अब ये मोल वही खेल हो गया कि पता ही नहीं है क्या है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो आप लोग बस इतना जान लो, इसको इससे डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर से निकाल लो, एक मिनट, 90.66 को 207 से डिवाइड करो 0.44। घर पे अपने आप से करना, कैलकुलेटर्स मत करना। 9.34 को 16 से डिवाइड कराओ 0.58, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कर देना, कसम है तुम लोगों को, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए तो अगर घर पे। बात समझ में आ रही है, हंसने वाली बात नहीं है। फिलहाल ये मोल्स आ गए, मोल्स निकालने के बाद अगला स्टेप है रिलेटिव मोल्स निकालना है। रिलेटिव मोल्स का मतलब होता है इन दोनों में कौन छोटा है, कौन छोटा है, इधर देखिए बेटा, तो 0.44 से दोनों को डिवाइड कर दो और 0.58 को भी 0.44 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1.33। तो दोनों को जो छोटा है उससे डिवाइड कर दिया। अब अगर ये डिवाइड करने पे होल नंबर आता है तब तो अपना काम वहीं से खत्म हो गया। अगर ये डिवाइड करने पे होल नंबर आ जाए दोनों, तो अपना काम वहीं से क्या हो गया। लेकिन अगर एक भी कोई होल नंबर नहीं आ रहा है तो हमें उसे होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो 1.33 को अगर 3 से, तुम लोग पगले हो यार, एक मिनट बॉटल पकड़ नहीं बैठ पा रहे हो, नाच रहे हो उसके साथ बैठ के कदे कहीं पे। इधर देखो 1.33 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 बन जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया 4। तो लेड जो है वो 3 है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है 4, और इसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। नहीं समझ में आया, एक बार और बता दें, बहुत आसान है, बस यही स्टेप्स ही यही है। पहले क्या दिया होगा, परसेंटेज, क्या दिया होगा, एटॉमिक मास, ये दो चीजें दी होंगी आपको। इसको इससे डिवाइड करके इनके मोल्स लिख दो। इन दोनों में से जो छोटा है उससे दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 1.33 आ गया। इसको होल में चेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि और 4 हो जाए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सेम से ही कराएंगे, तो P भी 3 होगा। 1.9 राउंड ऑफ तब करना जब बहुत ज्यादा क्लोज हो। 1.06 होता ना यहाँ, तो 1 लिख देते हैं। समझ गए मेरी बात, सबको क्लियर हो गया? इसको लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 4 क्यों बनाना?